नमस्कार। स्वागत है सभी का डायमंड एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर, जिसमें सभी दिए गए एग्जाम्स को हम कवर करते हैं। ये हमारी फैकल्टी है। आज हम एंसेंट हिस्ट्री का अपना रिवीजन जो कि चला रहे हैं, उसका क्लास नंबर है 7 रिवीजन का। इसमें हम आज संगम प्लस गुप्त काल के एमसीक्यू लगाएंगे। गुप्त काल, उससे संबंधित सभी जिस प्रकार के वहाँ के समकालीन घटनाएं होंगी उसके एमसीक्यू लगाएंगे। शुरू करते हैं पहले संगम काल से। पहला क्वेश्चन, लाल चीर के नाम से प्रसिद्ध वह चोल शासक कौन था जिसने कर्णगी के मंदिर का निर्माण कराया था? जिस कर्णगी उसकी पत्नी थी, पत्नी का नाम था कंगड़ी। उसने एक मंदिर का निर्माण कराया था, तो वह सेंगुर वन है। सेंगुर वन है, सेंगुर वन। दोस्तों, थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि ये तमिल भाषा के साउथ के शब्द हैं। सेंगुर वन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है जीवक चिंतामणि। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तमिल भाषा के शिल्पाधिकारम एवं मणिमेखलाई किस धर्म से संबंधित है? जो ग्रंथ है शिल्पाधिकारम और मणिमेखलाई, ये बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है तमिल भाषा के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चौथे क्वेश्चन की ओर। संगम युगम व्याकरण ग्रंथ कौन सा है? तो संगम युगम व्याकरण ग्रंथ हमको देखना है दिए गए ऑप्शन में से। तो यह पत्तिनेकिल कक्कडोंकु है। कक्कडोंकु पत्तिनेकिल कक्कडोंकु है। यह बहुत ही कठिन प्रोनाउंसिएशन हो रहा है दोस्तों मेरे लिए, इसके लिए क्षमा करें सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस राजवंश का उल्लेख संगम साहित्य में नहीं है? तो इनमें से कदम वंश का उल्लेख संगम साहित्य में नहीं है। चेर चोल और पांड का है, और पांड के तत्वाधान में ही अर्थात पांड के संरक्षण में ही ये तीनों संगम हुए थे। चोलों को, जो बहुत ही शक्तिशाली थे, यह बंगाल की खाड़ी को अपना तालाब बना लिया था और इन्हें दक्षिण पूर्व एशिया पर चोलों का बहुत अधिक दक्षिण पूर्व एशिया पर आधिपत्य था। या पूरे ट्रेड रूट को, समुद्र ट्रेड रूट को नियमित करते थे चोल। और इनकी राजधानी, चोलों की राजधानी तंजावुर थी। राजधानी जो कि चोलों की तंजावुर थी, जहाँ बृहदेश्वर मंदिर है जो कि शिव जी को समर्पित है। और चेर केरल में शासन करते थे, केरल के एरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संगम युग में वरियूर किस लिए प्रसिद्ध है? तो वरियूर कपास के व्यापार के लिए संगम काल में प्रसिद्ध था। वरियूर यह एक बंदरगाह था जो कपास के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तोलकाप्पियम ग्रंथ संबंधित है, तो किस चीज से संबंधित है तोलकाप्पियम ग्रंथ? यह बताना है हमको। तो यह व्याकरण और काव्य है तोलकाप्पियम ग्रंथ, जो कि व्याकरण और काव्य से संबंधित ग्रंथ है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुरल किस भाषा का शब्द है? तो यह तमिल भाषा का शब्द है, जिसका कुरल जो धार्मिक कविताएं हैं, जो धार्मिक कविताएं हैं तमिल भाषा की, उनको कुरल बोला जाता है। यह धार्मिक कविताओं का संकलन है कुरल।
जो कि तमिल भाषा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के संरक्षण में तीनों संगमों का आयोजन किया गया था? तो देख चुके हैं, बताया था मैंने, पांड्य के संरक्षण में तीनों संगमों का आयोजन कराया गया था और तीनों संगमों में चेर, चोल और पांड्य का उल्लेख है। चलते हैं 10वें क्वेश्चन की ओर। किसने उल्लेख किया कि नंद ने गंगा का जल छिपा रखा है? अर्थात नंदों ने, जो नंद शासक थे मगध के, उन्होंने गंगा का जल छिपा के रखा है। यह किसने उल्लेख किया था? यह उल्लेख मामूल नार का है। ऑप्शन नंबर ए, कि गंगा का जल छुपा कर रखा है नंदों ने। यह उल्लेख मामूल नार का है। जो नंद मगध के थे उन्होंने गंगा का जल छिपा के रखा है, यह उल्लेख मामूल नार का है, यह याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित करना है। चेर चोल पांड्य के राजकीय चिन्ह को क्रमशः क्या थे, क्रमशः बताना है। तो देखेंगे अपन, तो इसका आंसर, क्योंकि चेर का राष्ट्रीय चिन्ह पहले देख लेते हैं। पांड्य का राष्ट्रीय चिन्ह मछली था, तो ऑप्शन नंबर ए में मछली है, और कहीं तो दिख ही नहीं रहा इसमें है। लेकिन बाघ तो किसी का था ही, बाघ था। ऑप्शन नंबर ए सही है। चेर का धनुष था, चेर का धनुष, तीर कमान, धनुष और कमान था चेर का, और चोल का था बाघ, और पांड का मछली था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सुमेलित करना है दोस्तों इसको। तो यह सुमेलित इस प्रकार से है कि तोलकाप्पियम की रचयिता तोलकाप्पियर थे, तो इसका तो सीधा मिल जाएगा, तोलकाप्पियम का तोलकाप्पर मिल जाएंगे। और दूसरा, शिल्पाधिकारम के रचयिता इलंगो अडिगल थे, तो यह भी मिल जाएगा। और मणिमेखलय के रचयिता शीतले सतनार हैं, शीतले सतनार मणिमेखलम के हैं। और त्रिकुरलर के रचयिता तिरुवल्लुवर हैं। तो इस प्रकार से यह मिल जाएगा, ये सीधे सीधे मिलेगा। और तिरुकुरल के रचयिता तिरुवल्लुवर मिलेगा चौथे में, अर्थात पहले का ए और बी का 4 होगा, और सी का अपना शिल्पाधिकारम का 2 होगा, इलंगो अडिगल, और मणिमेखलय का डी का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, शीतले सतनार। इस प्रकार से इसका आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सुमेलित करना है, इसमें पूट दिया नहीं गया, लेकिन ठीक है अपन कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो सुमेलित करना है इसमें, उसे सीधे सीधे सुमेलित ही है। प्रथम संगम की अध्यक्षता अगस्त मुनि ने की थी, और द्वितीय की अध्यक्षता अगस्त और तोलकाप्पियर ने की थी, और तृतीय की नक्कीर ने की थी, नक्कीर ने। तो यह सीधा सीधा इसका सम्मिलित होना है। ए का 1, बी का 2 और सी का 3, इस प्रकार से इसको सम्मिलित होना है। चलते हैं नेक्स्ट। दूसरे संगम की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसमें से अगस्त ने की थी, देखा था अगस्त ने, और अगस्त और एक और था नाम, देख लेते हैं पीछे जाके फिर से एक बार। तोलकाप्पियर था द्वितीय का, तो इसको हमने एक ही ऑप्शन दिया गया, तो अगस्त और तोलकाप्पियर द्वितीय संगम के अध्यक्षता की थी। प्रथम की मात्र अगस्त ने की थी, और तृतीय की नक्कीर ने की थी, नक्कीर ने की थी। चलते हैं आगे। और इलंगो अडिगल की देख चुके हैं, शिल्पाधिकारम तिरुवल्लर की तिरुकुरलर देख चुके हैं, कुरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ऋषि ने दक्षिण भारत को आर्यकरण किया है? तो इसका आंसर अगस्त ऋषि ने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया है, अगस्त ऋषि ने, क्योंकि इन्होंने 2 संगमों की अध्यक्षता भी की है, प्रथम की और द्वितीय की। तोलकाप्पियर के साथ मिलकर तोलकाप्पियर के साथ मिलकर
अध्यक्षता की है, इस वजह से इसको अपन आर्यकरण का श्रेय दक्षिण भारत के अगस्त्य मुनि को दे देंगे। चलते हैं आगे। स्ट्रेबो के अनुसार किस वंश ने रोमन साम्राज्य अगस्टस के दरबार में दूत भेजा था? तो स्ट्रेबो के अनुसार बताना है। तो इसका आंसर दोस्तों पांडव ने स्ट्रेबो के अनुसार रोमन सम्राट अगस्टस के दरबार में दूत भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कुरल को क्या कहा जाता है? तो कुरल को तमिल साहित्य का आधार ग्रंथ कहा जाता है, व्याकरण का महान ग्रंथ, तमिल भूमि का बाइबल कहा जाता है। यह इसका सही है। चलते हैं, तमिल भूमि का बाइबल हो गया कुरल, जो कि धार्मिक कविताओं का संकलन है। तो बाइबल भी एक धार्मिक ग्रंथ है, इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तमिल काव्य का इलियड किसे कहते हैं? तो तमिल काव्य का इलियड देख चुके हैं, अभी देखा नहीं अपन ने, देख लेते हैं। तमिल काल का इलियड जो कि शिल्पाधिकारम को कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तमिल काव्य का ओडिसी किसे कहते हैं? तो तमिल काव्य का ओडिसी इस समय देख लेते हैं अपन किसको कहते हैं। मणिमेखलाई को तमिल काव्य का ओडिसी कहते हैं। इसके रचयिता अपन ने देखा था शीतले सत्यनार्थे और मणि शिल्पाधिकारम को देखा है कि एलियड कहते हैं। एलियड तमिल काव्य का, इसके रचयिता इलंगो अडिगल है, इलंगो अडिगल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मुजरिस किस राज्य का बंदरगाह था? तो मुजरिस चीर राज्य का बंदरगाह मुजरिस था। अब नेक्स्ट की ओर चलते हैं। जितना जमीन में पैर गड़ा कहावत कहाँ से संबंधित है? तो यह थोड़ी सी दोस्तों कहावत अच्छे से लिखी नहीं गई है। इसका कथन कुछ इस प्रकार से है, इसका कथन कुछ इस प्रकार से है कि जितनी जमीन पर एक हाथी लेट सकता है उतने में, जितनी जमीन पर एक हाथी लेट सकता है उतने में 7 आदमियों के लिए पेट भरने के लिए पर्याप्त है, जितने में एक हाथी लेटता है। इसका कथन यह है। तो यह कावेरी डेल्टा के लिए कथन है। यह हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा सही से फ्रेमिंग नहीं थी, तो कोई बात नहीं, हमने कर लिया इसको सही। चेर राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसमें हम चेर राजवंश के अंतिम शासक को देखेंगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में देख रहे हैं कि चेर राजवंश का अंतिम शासक जो है वो इसमें दिया ही नहीं गया है, तो इसको स्किप कर देते हैं। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गुप्त किसके सामंत थे? तो गुप्त मौर्य के सामंत थे, गुप्त। यह भी ध्यान रखें कि गुप्त मौर्यों के सामंत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सॉरी दोस्तों, गुप्त कुषाण के सामंत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले महाराजा अधिराज की उपाधि किसने धारण की थी? तो सर्वप्रथम महाराजा अधिराज की उपाधि इसमें से देखते हैं सर घटोत्कच ने सर्वप्रथम महाराजा अधिराज की उपाधि धारण की थी, घटोत्कच ने। और घटोत्कच को ही गुप्त वंश का संस्थापक रीवा के अभिलेख में माना गया है, जो कि रीवा के देव कोठार से प्राप्त हुआ था। इसमें घटोत्कच को गुप्त वंश का संस्थापक माना गया है, बाकी इतिहासकारों ने श्रीगुप्त को माना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गुप्तों की दरबारी भाषा पूछा था, तो गुप्तों की दरबारी भाषा क्या थी यह पूछा गया है इसमें। तो यह
इसका आंसर गुप्तों की दरबारी भाषा दोस्तों संस्कृत थी। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कौन सा क्वेश्चन है। V.A. स्मिथ ने किसे भारत का नेपोलियन कहा है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन V.A. स्मिथ ने कहा है, लेकिन यह उल्टा कथन है क्योंकि समुद्रगुप्त पहले था, इतिहास काल के क्रम में पहले था, तो इसको उल्टा होना चाहिए था। अर्थात इस प्रकार से होना चाहिए कि यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था, तो आंसर नेपोलियन होता। लेकिन हमको जिस प्रकार से पढ़ाया जाता है हम उसी प्रकार से पढ़ रहे हैं। और इसकी समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति है, जिसमें इसके बारे में प्रशंसा की गई है, जो हरिसेन के द्वारा रचित है। और समुद्रगुप्त वीणा प्रेमी था और इसके उसमें वीणा बजाते हुए इसकी तस्वीर बनाई गई है सिक्कों पर। इस प्रकार से सिद्ध होता है वीणा प्रेमी था। चलते हैं आगे, संगीत प्रेमी था। हूणों को आक्रमण किसने रोका था? हूणों का आक्रमण इसमें से किसने रोका था? तो स्कंदगुप्त ने हूणों का आक्रमण रोका था। कुमारगुप्त में देख चुके हैं, नालंदा की स्थापना की थी कुमारगुप्त ने। समुद्रगुप्त नेपोलियन देख चुके हैं, और इसने दक्षिणापथ और उत्तरापथ में विजय अभियान किए थे और सारे। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नाम से जाने जाते हैं। इनके 9 दरबारी थे, इनको नवरत्न कहते हैं। नेक्स्ट की ओर, गुप्त काल प्रसिद्ध है, तो कला और साहित्य के लिए प्रसिद्ध है, और इसे स्वर्णिम काल भी कहते हैं। स्वर्णिम काल भी काल कहते हैं, भारतीय इतिहास का काल कहते हैं। तो कला साहित्य के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट, अजंता चित्रकला संबंधित है, तो अजंता की चित्रकला बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट, कालिदास किसके कवि थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय अर्थात विक्रमादित्य के कविराज कवि थे कालिदास। और हर्ष तो देखा है अलग राजा हैं, जो कि पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश के शासक हैं। समुद्रगुप्त के बारे में तो देख चुके हैं, चंद्रगुप्त मौर्य जो कि मौर्य वंश के संस्थापक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता चित्र की विषय कौन है? तो यह भी बौद्ध धर्म ही है। अजंता चित्र की विषय वस्तु भी बौद्ध धर्म है। उत्तर गुप्त काल में प्रसिद्ध विश्वविद्यालय कौन था? तो उत्तर गुप्त काल में पूछा गया है, तो इसमें से कांची तो था नहीं, तक्षशिला तो गुप्त पहले था, पल्लवी भी था उस समय, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध उत्तर गुप्त काल में नालंदा था। नालंदा विश्वविद्यालय जो बिहार के राजगीर में स्थित है। राजगीर अभ्यारण्य भी है यहाँ पर। यह प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय था, आवासीय विश्वविद्यालय पूरी दुनिया का प्रथम था नालंदा विश्वविद्यालय, यह याद रखें। चलते हैं नेक्स्ट, एरण अभिलेख किससे संबंधित है? तो एरण अभिलेख भानुगुप्त से संबंधित है, जिसमें सती के प्रथम साक्ष्य अभिलेखीय साक्ष्य मिले हैं। अभिलेखीय साक्ष्य मिले हैं, अर्थात इसमें वर्णन किया गया है कि हूणों से लड़ते हुए भानुगुप्त का सेनापति गोपनाथ की मृत्यु हो गई थी। तो उसके बाद उसकी पत्नी ने अग्नि में प्रवेश करके अपने प्राण त्याग दिए थे, यही तो सती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फाह्यान कब आया था? तो फाह्यान हर्ष के काल में आया था। हर्ष के काल में वैन सांग आया था। वैन सांग हर्ष के काल में आया था। फाह्यान है जो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था, जिसे अपन विक्रमादित्य भी कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट, स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? तो स्वर्ण युग गुप्त काल को कहा जाता है, भारतीय इतिहास का। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाह्यान कहाँ का निवासी था? तो फाह्यान चीन का निवासी था, जिसने बहुत सारी यात्रा की थी, बहुत सारे देशों की, इसने भारत की यात्रा की थी। और यह चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था, और इसने तक्षशिला विश्वविद्यालय की भी भ्रमण किया था। तक्षशिला विश्वविद्यालय का भ्रमण भी इसने किया था। चलते हैं आगे, सेतुबंध का लेखक प्रवरसेन द्वितीय किस बंध से संबंधित है? तो यह वाकाटक वंश से संबंधित है। सेतुबंध का लेखक प्रवरसेन द्वितीय। चलते हैं आगे, कविराज की उपाधि
इसे दी गई है, तो कविराज की उपाधि समुद्रगुप्त को दी गई है, जिसमें मैंने बताया था कि इसकी सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए चित्र बना हुआ है, तो इस वजह से इतिहासकारों ने इसे कविराज की उपाधि दी गई है। नेक्स्ट, स्कंदगुप्त को संक्रोपम कहाँ कहा गया है, यह देख लेते हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है। माहोम स्तंभ लेख में स्कंदगुप्त को संक्रोपम कहा गया है। संक्रोपम कहाँ पर कहा गया है, तो माहोम स्तंभ लेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। मंदिर निर्माण की शुरुआत कब हुई है, तो मंदिर निर्माण की शुरुआत गुप्त काल में मानी जाती है। चलते हैं आगे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब ली थी, तो जिसको देख लेते हैं। तो इसका आंसर दोस्तों, शकों को हराने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि ले ली थी, और उसके बाद इसने अपना राज्याभिषेक कराया था, और चांदी के सिक्कों का वितरण भी चंद्रगुप्त द्वितीय ने कराया था। यह भी याद रखें। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल के लोकप्रिय देवता कौन है, तो लोकप्रिय देवता गुप्त काल के विष्णु जी बन गए थे। त्रिदेवों की कल्पना इसी गुप्त काल में होती हुई प्रतीत होती है, और प्रमुख देवता विष्णु जी थे। चलते हैं नेक्स्ट। गुप्त संवत जो 319 ईसा पूर्व किसने शुरू किया था, तो गुप्त संवत जो कि 319 ईसा पूर्व से शुरू हुआ है, वह किसने शुरू किया था। गुप्त संवत को शुरू करने का श्रेय चंद्रगुप्त प्रथम को जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम ही प्रथम प्रभावशाली शासक था गुप्त वंश का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ पर मिला है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर दोस्तों बयाना है। बयाना में गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर मिला है, जो भरतपुर राजस्थान में स्थित है। भरतपुर राजस्थान में स्थित है बयाना, यहाँ पर गुप्तकालीन सिक्कों का ढेर मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गुप्त काल में भूमि कर कितना था, तो यह उपज का चौथा भाग था भूमि कर। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए लग जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस वंश ने मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिया है, तो इसमें से सबसे अधिक गुप्त शासकों ने ही मंदिरों और ब्राह्मणों को ग्राम अनुदान दिए हैं। प्रारंभ सातवाहन ने किया था, जैसे पहले देख लगा चुके हैं क्वेश्चन। दिल्ली के कुतुबुल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में लौह स्तंभ किसकी स्मृति में बनाया गया है, तो यह चंद्रगुप्त की स्मृति में बनाया गया है। चंद्रगुप्त द्वितीय पूरा लिखा नहीं गया। चंद्रगुप्त द्वितीय की स्मृति में महरौली का जो कि स्तंभ है, लोह स्तंभ, उसको बनाया गया, जिसमें अभी तक जंग नहीं लगी है। 400 ईस्वी का समथिंग का था। चलते हैं नेक्स्ट। मालविका अग्निमित्रम के नायक कौन है, तो मालविका अग्निमित्रम के नायक अग्निमित्र हैं, जो कि पुष्यमित्र शुंग का बेटा था, और इस समय मालविका और अग्निमित्र के बीच की प्रेम कहानी का वर्णन किया गया है। चलते हैं आगे। समुद्रगुप्त के सैनिक अभियानों का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है, तो यह प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के सैनिक अभियानों का उल्लेख मिलता है, जो दक्षिणा पथ और उत्तरापथ में उसने और आठविक जातियों को भी हराया था, उत्तरापथ में ये थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस काल में स्त्रियों की पुरुषों की बराबरी थी। स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी, तो इसका आंसर अगर अपन देखें तो इनमें से कोई नहीं है। किसी भी ऐसा काल नहीं था जो स्त्रियों पुरुषों की बराबरी थी। सबसे अधिक अगर अपन समानता देखेंगे स्त्रियों पुरुषों में, तो यह वैदिक काल में थी, वो भी वेद काल में। उसके बाद लगातार घटती गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कालिदास का कौन सा नाटक नहीं है इनमें से, तो जानकी हरण कालिदास का नाटक नहीं है। मालविका अग्निमित्रम है। अभिज्ञान शकुंतलम भी कालिदास का है। विक्रमोर्वशीयम भी सब कालिदास का ही नाटक है, जानकी हरण नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट। गुप्त संवत किस समय शुरू हुआ था, अर्थात कितने वर्ष
गुप्त वंश ने कितने वर्ष शासन किया है यह बताना है। तो इसका आंसर गुप्त वंश ने, जो कि गुप्त संवत भी स्टार्ट हुआ था 319 ईस्वी से 500 ईस्वी तक, मुख्यतः गुप्त वंश ने शासन किया है। उसके बाद परवर्ती गुप्त शासक भी आए हैं जो उन्होंने बाद में किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सती प्रथा का प्रथम उल्लेख कहाँ पर है? तो यह हरण अभिलेख में है। सती प्रथा का अभिलेखीय उल्लेख अगर माने, अभिलेखीय उल्लेख प्रथम हरण में है, जो कि मध्य प्रदेश के एमपी के सागर में स्थित है और यह बीना नदी के किनारे स्थित है। यह भी क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। गुप्त काल शासन तंत्र कैसा था? गुप्त काल का तो राजतंत्रात्मक प्रणाली थी गुप्त काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन। गुप्त काल के चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? तो इसका आंसर दोस्तों रूपक या रूप है। रूप या रूपक। गुप्त काल में चांदी के सिक्के को कहते थे रूपक या रूप, और दीनार सोने के सिक्कों को कहते थे गुप्त काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। केंद्रीय प्रशासन का मुखिया कौन था गुप्त काल में? तो केंद्रीय प्रशासन का मुखिया, इसका आंसर दोस्तों केंद्रीय प्रशासन का मुखिया महाराजा अधिराज, जिसको अपन राजा की उपाधि ही, राजा ही बहुत सारी उपाधि लेते थे, जैसे परम भागवत की महाराजा अधिराज की यह उपाधि गुप्त राजा लेते थे। तो यही केंद्रीय प्रशासन का मुखिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय से वैवाहिक संबंध किसने स्थापित किए थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय से वैवाहिक संबंध वाकाटकों शासकों ने किए थे। वाकाटकों ने चंद्रगुप्त द्वितीय से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। चलते हैं आगे। जैसे प्रभावती गुप्त का विवाह किया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने वाकाटक शासकों से। चलते हैं आगे। सर्वराज्यच्छिता की उपाधि किसने ली थी? तो सर्वराज्यच्छिता की उपाधि देख लेते हैं। तो दोस्तों यह उपाधि सर्वराज्यच्छिता की उपाधि समुद्रगुप्त की है। चलते हैं आगे। शांति और सुरक्षा का अधिकारी क्या कहलाता था? तो शांति और सुरक्षा का अधिकारी, इसका आंसर देख रहे हैं यहाँ पर, कोई ऑप्शन दिया गया है क्या? दंडनायक, महादंडनायक शांति सुरक्षा का अधिकारी कहलाता था। तो दंड पार्श्विक, तो ऑप्शन ही नहीं दिया गया है, तो यही ऑप्शन लगा देंगे पादप। महादंड नायक शांति सुरक्षा का अधिकारी कहलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रंथ सुमेलित कौन सा है? तो गीत गोविंद का जयदेव यह सुमेलित है। तो दोस्तों इसमें गीत गोविंद के तो देख लिया था, जयदेव है। कथा सारी सागर के लेखक सोमदेव, यह भी सही है। बृहद संहिता के लेखक बराहमिहिर, यह भी सही है। स्वप्न वासव दत्ता के लेखक वेदव्यास, ये गलत है। तो इसमें थोड़ा सा गड़बड़ हुआ। कौन सुमेलित नहीं है यह बताना है, तो यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके लेखक भास हैं। स्वप्न वासव दत्तम के लेखक भास है। नेक्स्ट। सोने के सिक्के को क्या कहते हैं गुप्त काल में? तो देख चुके हैं, दीनार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। गुप्त काल के दौरान चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? तो देख चुके हैं, रूपक या रूप्स कहलाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु क्या थी? तो मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने कैसे अपने दरबारियों को पछाड़ा और मगध साम्राज्य की गद्दी को पाया, यह मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है, जिसे मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त हैं, जैसा कि मालूम है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा अभिलेख स्कंदगुप्त के हूणों की विजय से जुड़ा हुआ है इनमें से? तो किसमें बताएगा कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था? तो इसका आंसर दोस्तों भीतरी स्तंभ लेख है, जो स्कंदगुप्त की हूण विजय से जुड़ा हुआ है, जिसमें यह वर्णन है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को हराया था और सैन्य शक्ति का भी इसमें वर्णन है स्कंदगुप्त की। उसके पूर्वजों को, अन्य पूर्वज कौन थे वह भी वर्णन है। प्रयाग प्रशस्ति जी तो समुद्रगुप्त से संबंधित है। मंदसौर अभिलेख प्रथम
विज्ञापन अभिलेख है। विज्ञापन अभिलेख यह MPPSC में पूछा जा चुका है, तो यह आ सकता है। उदयगिरी की गुफा जो कि उड़ीसा है, और विदिशा MP में भी स्थित है, जिनकी संख्या उड़ीसा वाले की 18 है और विदिशा वाले की 21 मानी जाती है। मंदसौर में तो बहुत सारे अभिलेख हैं, जैसे कि यहाँ पर लाट प्रदेश थे, लाट प्रदेश जो कि वर्तमान गुजरात थे, एक श्रेणियों की टोली आकर बसी थी मंदसौर में। उन्होंने सूर्य मंदिर के लिए दान भी दिया था। यही विज्ञापन है, अभिलेख है। चलते हैं आगे। और इसमें चमक किसी शासक को कुमार गुप्त को पूर्णिमा की चांदनी के समान बताया गया है। चलते हैं नेक्स्ट। गुप्त स्थापत्य सर्वश्रेष्ठ उदाहरण क्या है गुप्त स्थापत्य का? तो भीतरगांव अभिलेख जो कि यूपी में है। तो सॉरी दोस्तों, देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो कि यूपी में है, यह गुप्त स्थापत्य का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन। फाह्यान हैंसा किस किस साम्राज्य में आए थे? तो यह हर्ष और चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम आए थे। फाह्यान और हैंसा उल्टा हो गया है, तो फाह्यान को हर्ष के साथ मिलाना था, फाह्यान को चंद्रगुप्त द्वितीय के साथ, और हैंसांग को हर्ष के साथ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गुप्त काल में कणिका किसे कहते थे? गुप्त काल में कणिका वैश्या को कहते थे। गणिका वैश्या को कहते थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन। गुप्त साम्राज्य का उद्धारकर्ता किसे माना जाता है? तो समुद्रगुप्त को गुप्त साम्राज्य का उद्धारकर्ता माना जाता है, जैसे कि उसने उत्तर पथ व दक्षिण पथ में विजय अभियान किए थे, इस वजह से। नेक्स्ट। प्रयाग प्रशस्ति इसके अभियानों पर है, तो यह समुद्रगुप्त के अभियानों पर प्रयाग प्रशस्ति लिखी गई है हरिशरण के द्वारा। नेक्स्ट। विक्रमांक की उपाधि किसने ली थी? तो विक्रमांक की उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही ली है। विक्रमादित्य विक्रमांक की उपाधि, कंफ्यूजन हुआ दोस्तों, मैंने इसमें थोड़ा सा मिस्टेक कर दी है। विक्रमादित्य की उपाधि ली थी चंद्रगुप्त द्वितीय ने, यह गलत आंसर है। समुद्रगुप्त में विक्रमांक की उपाधि ली है, जिसकी उपाधि हम कविराज भी देख चुके हैं। और समुद्रगुप्त की एक और उपाधि है जो है अप्रतिरथ समुद्रगुप्त की यह भी उपाधि है, इसको विशेष ध्यान रखें, यह अभी तक क्वेश्चन में आया नहीं, आ सकता है। अप्रतिरथ भी समुद्रगुप्त की ही उपाधि है। कुमारगुप्त की उपाधि देख लेते हैं। कुमारगुप्त की उपाधि महेंद्रदित्य है। महेंद्रदित्य उपाधि कुमारगुप्त की है, महेंद्रदित्य। और चंद्रगुप्त की द्वितीय की देख चुके हैं कि विक्रमादित्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महान्यायक कौन होता है था? तो महान्यायक गुप्त काल में कौन होता था, यह बताना है। तो इसका आंसर दोस्तों महादंड नायक ही महान्यायक होता था गुप्त काल में। और महाबलाधिकृत या सेनापति होता था। सेनापति महाबलाधिकृत कहलाता था। उसके अलावा महासंघी विग्रह, यह युद्ध और शांति के मामलों का मंत्री था। महासंधि से भी जागृत हो समझ में आ रहा है कि महासंधि विग्रह का मतलब यह युद्ध और शांति का मंत्री था। इसको विदेश मंत्री भी कह सकते हैं, जो विदेश मंत्री के समतुल्य है, जो राजनीतिक वार्ताएं करता था, दूसरे राज्यों से राजनीतिक वार्ताएं करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का मुखिया कौन था? तो देख चुके हैं महादंडनायक सर्वोच्च न्यायालय का मुखिया होता था गुप्त काल में। दीनार क्या है? तो दीनार सोने के सिक्के हैं, गुप्त काल में देख चुके हैं। नेक्स्ट। मेहर कुल का संबंध था, तो मेहर कुल एक पूर्ण शासक था, जिसने ग्वालियर पर विजय प्राप्त कर ली थी, और यह महान शिव भक्त भी माना जाता है मेहर कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन।
प्रयाग प्रशस्ति किससे संबंधित है? किसने लिखी है? तो हरिशरण ने प्रयाग प्रशस्ति लिखी है। वाण भट्ट ने जैसे हर्षचर्य जैसी रचनाओं की है रचना। यह हर्ष का दरबारी था वाण भट्ट, जिसने और भी रचनाएं की हैं हर्षचरित के अलावा भी। अभी याद नहीं आ रहा। कालिदास का तो अभिज्ञान शकुंतलम हो गया, मेघदूतम हो गया, विक्रमावर्ष्यम हो गया, ये सभी रचनाएं कालिदास की हैं। और डन यह दक्षिण का लेखक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में सामंती व्यवस्था का प्रमाण क्या है? तो भूमि का अनुदान देना सामंती व्यवस्था का प्रमाण है कि लोग भूमि अनुदान देते थे। यहाँ से विकेंद्रीकरण का प्रारंभ हो गया था सामंती व्यवस्था से, जो मौर्य उत्तर काल से ही प्रारंभ हुआ था और गुप्त काल में बहुत ही कठोरता से लागू हो गया था। सामंती व्यवस्था में ऐसा होता था कि किसी सामंत को एक एरिया दे दिया जाता था, उसका प्रशासन करने की उसकी जिम्मेदारी दी जाती थी। उसके पास कुछ सैनिक भी होते थे सेना रखने के लिए, वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, और ज़रूरत पड़ने तक पर यह केंद्र की सहायता के लिए अपनी सेना भेजता था। इस प्रकार से सामंती व्यवस्था थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, परम भागवत की उपाधि किसकी है? तो परम भागवत की उपाधि इनमें से समुद्रगुप्त की ही है। इसमें दोस्तों समुद्रगुप्त अपन आंसर लगा रहे हैं। इसमें चंद्रगुप्त द्वितीय की भी परम भागवत की उपाधि है। स्कंदगुप्त की भी कुछ साक्ष्य मिले हैं, तो इसका आंसर तीनों हो सकते हैं। तो इसको छोड़ रहने देते हैं, समुद्रगुप्त ही लगाते हैं। बाकी इसमें ज़्यादा साक्ष्य चंद्रगुप्त द्वितीय के मिले हैं, जैसे कि नालंदा का जो ताम्रपत्र लेख मिला है, ताम्रलेख मिला है, उसमें चंद्रगुप्त द्वितीय को परम भागवत की उपाधि दी है। प्रथम उपाधि लेने वाला परम भागवत चंद्रगुप्त द्वितीय है, जो उसकी भगवान विष्णु में गहरी आस्था का प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। शिक्षा का केंद्र कौन था गुप्त काल में? तो नालंदा था। नेक्स्ट, अभिज्ञान शाकुंतलम के रचनाकार कौन है? तो कालिदास अभिज्ञान शाकुंतलम के रचनाकार है। विशाख दत्त मुद्रा राक्षस के रचनाकार है। और मृत कटिकम के रचयिता शूद्रक हैं, जिसमें एक ब्राह्मण गरीब ब्राह्मण की और एक और गरीब ब्राह्मण की इसमें कहानी है। और भास का देख चुके हैं, स्वप्न वासव दत्तम है भास की रचना, स्वप्न वासव दत्तम। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रभावती गुप्त का विवाह किससे हुआ था? तो प्रभावती गुप्त का विवाह वाकाटक शासक से हुआ था। चलते हैं आगे। अंतिम गुप्त शासक कौन था? तो अंतिम गुप्त शासक इनमें से देख लेते हैं कौन था। इसका आंसर दोस्तों विष्णुगुप्त था, अंतिम गुप्त शासक। यह मान्यता प्राप्त गुप्त शासक है। उसके बाद भी अन्य गुप्त शासक भी थे, जैसे जी भानुगुप्त और लोग जे अन्य और परवर्ती गुप्त शासक हैं। जो मेन गुप्त वंश था उसका अंतिम शासक विष्णुगुप्त को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो कुमारगुप्त ने की थी। तो गुप्त काल में हुई थी। कब हुई? तो गुप्त काल में हुई थी, कुमारगुप्त ने की थी। नेक्स्ट, गुप्त स्थापत्य की विशेषता क्या है? तो नागर शैली है। गुप्त स्थापत्य की विशेषता नागर शैली में मंदिर बनाए गए हैं गुप्त स्थापत्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, शकों पर विजय के बाद चांदी के सिक्के किसने जारी किए थे? तो यह भी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने शकों पर विजय के बाद चांदी के सिक्के जारी किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, परम भागवत की उपाधि धारण करने वाले किस गुप्त शासक को विष्णु का उपासक कहा जाता है? तो इसमें चंद्रगुप्त द्वितीय भी को प्रथम बार गहरा उपासक कहेंगे, तीनों भी हो जाएंगे। समुद्रगुप्त भी विष्णु के उपासक थे, लेकिन इसमें उत्तर अपन ऑप्शन नंबर सी लगाएं, चंद्रगुप्त द्वितीय। चलते हैं अब। इसी के साथ दोस्तों आज की हमारी ये क्लास नंबर 7 एंशिएंट हिस्ट्री की रिवीजन समाप्त हो चुकी है। हमारे कंटेंट अगर आपको पसंद आए तो दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार के कंटेंट से बने रहने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। कंटेंट को एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए
लाइव शेयर और कमेंट करें। सभी का क्लास में जुड़ने के लिए धन्यवाद।